नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट डीके में। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे गणित, शिक्षण शास्त्र, मैथ्स, पेडागोजी की, जिसके टॉप 50 क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो आपकी आने वाली आपकी सीटेट, एमपीटेट और जो एस्टेट एग्जाम है जिनकी तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो उन सभी टेट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉप 50 मैथ्स पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो देखिए, गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हम सभी जानते हैं कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आखिर गणित हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसमें गणितीय सिद्धांतों को याद करना, गणितीय प्रक्रियाओं को समझना, गणितीय गणनाओं को बढ़ाना या फिर बच्चों को कठिन समस्याओं में उलझाना। तो देखिए, गणित की जो प्रक्रियाएं होती है उनको समझना, यहां पर जो चार विकल्प हैं इनमें से हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, गणित शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो हमारी गणितीय प्रक्रियाओं को समझना होता है, ताकि बच्चे जो होते हैं गणितीय अवधारणाओं को सही तरीके से समझ पाए, सही तरीके से उनका उपयोग कर पाए और बच्चों की जो सोच है वो समस्या को आसानी से सुलझा सके, इस प्रकार से उनकी क्षमताएं विकसित हो पाए। तो ये ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है यहां पर, गणित में समूह कार्य का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, समूह कार्य, यहां से ही आपको हिंट मिल रही है कि इसका उत्तर क्या बन सकता है। तो समूह कार्य का क्या उद्देश्य होता है। अब बात की जाए समूह कार्य की, तो ये बच्चों को व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना है या फिर बच्चों को एक साथ मिलकर विचार करने और समाधान खोजने में मदद करना है, बच्चों को केवल प्रतियोगिता की भावना पैदा करना है, या फिर डी है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रेरित करना है। देखिए, स्वतंत्र रूप तो यहां पर हो नहीं सकती क्योंकि हम बात यहां पर समूह कार्य की कर रहे हैं। तो समूह कार्य जो होता है वो, इसका उद्देश्य होता है बच्चों को एक साथ मिलकर विचार करने और समाधान खोजने में मदद करना। जी हाँ, टीम वर्क जो होता है वो बच्चों में एक सामूहिक सोच को बढ़ावा देता है, जिससे बच्चे जो होते हैं विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को हल कर सकते हैं, उनको हल करने का यहाँ पर अवसर मिलता है। अपने टीम वर्क के जो सदस्य होते हैं उनका भी उनको सहयोग यहाँ पर मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है बच्चों को एक साथ मिलकर विचार करने, समाधान खोजने में मदद करना, इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए गणित में प्रभावी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। बच्चों की परीक्षा लेना, बच्चों की गणना क्षमता को बढ़ाना, या बच्चों को सोचने की क्षमता का आकलन करना, या बच्चों को कठिन समस्याएं देना। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रभावी मूल्यांकन में बच्चों की सोचने की क्षमता का आकलन करना, जो कि होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रभावी मूल्यांकन जो होता है वो, उसका उद्देश्य बच्चों को सोचने की क्षमता, उनकी समझ और उनके समस्या हल करने के जो तरीके होते हैं उनका आकलन करना होता है। और इनके माध्यम से हम ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं गणितीय अवधारणा को यहाँ पर समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कितना वो समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहां पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है यहां पर, गणित में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए, गणित में रचनात्मकता बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है। बच्चों को केवल गणित की किताबें समस्याएं हल करने के लिए प्रेरित करना, या फिर है बच्चों को गणितीय समस्याओं के नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को हर समस्या का केवल एक तरीका सिखाना, या डी है बच्चों को केवल संख्याएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो देखिए, केवल एक चीज तो यहां पर हो नहीं सकती। हम बात कर रहे हैं यहां पर रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, और जब बच्चे रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, बच्चों को गणितीय समस्याओं के नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित यहां पर हम कर सकते हैं। तो हम यहां पर विकल्प बी जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर बन जाता है, जहां से रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, गणित में संवाद के माध्यम से बच्चों को क्या लाभ होता है। तो यहां पर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उन्हें यह उनके विचारों को स्पष्ट रूप से
व्यक्त करने में मदद करता है, उन्हें गणितीय अवधारणा को अच्छे तरीके से समझने का मौका देता है, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहां पर संवाद जो होता है उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ उनके विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद भी करेगा और गणितीय अवधारणाओं को अच्छे से समझने का मौका भी देगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा वही हमारा उत्तर बन जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गणित में अवधारणाओं को समझाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। देखिए हम बच्चों को यहाँ पर अवधारणा समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका 4 विकल्पों में से क्या हो सकता है। केवल शब्दों के द्वारा, केवल चित्र के द्वारा, वास्तविक जीवन के उदाहरण के माध्यम से, या फिर केवल अभ्यास के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हम गणित में अवधारणाओं को समझा सकते हैं, तो वो तरीका यहाँ पर प्रभावी होगा वास्तविक जीवन के उदाहरण के माध्यम से। देखिए जिस प्रकार से हम बस में, ट्रेन में कहीं पर यात्रा करते हैं, बच्चों को यहाँ पर इस प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं, यहाँ से इसकी दूरी इतनी है, यहाँ पर से यहाँ तक जाने के लिए हमें इतना किराया देना होगा। तो ऐसे कई सारे उदाहरण जो है हम यहाँ पर बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ सकते हैं। बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो ये इतने रुपए किलो, वो उतने रुपए किलो, ऐसे हम कई उदाहरण यहाँ पर दे करके गणितीय अवधारणाओं को बच्चों को समझा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, गणित में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए गणित में मूल्यांकन के उद्देश्य की, तो गणित में मूल्यांकन का जो उद्देश्य आखिर क्या होता है। बच्चों के ज्ञान का आकलन करना होता है, फिर बच्चों को कठिन सवालों में उलझाने के लिए, बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को भूलने के लिए प्रेरित करना और बच्चों को केवल सिखाना है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम सी और डी की बात करें तो ये तो सरासर गलत है। अब देखिए 2 विकल्प हमारे पास बच जाते हैं, ए और बी, जहां पर ज्ञान का आकलन करना है या फिर बच्चों को कठिन सवाल में उलझाना। तो उलझाना भी यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है बच्चों के ज्ञान का आकलन करना, और इसी ज्ञान के आकलन के माध्यम से हम यहाँ पर बच्चों को का पता लगा सकते हैं कि उन्होंने हमारी जो सिखाई गई अवधारणाएं हैं उनको कितना सीखा है, कितना उनको समझा है। तो यहाँ पर उनको परखने का ये तरीका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गणित में समस्या समाधान को समझाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहां पर यदि बात की जाए समस्या समाधान को समझाने के लिए सबसे प्रभावी तरीके की, तो बच्चों को परिभाषाओं याद करने के लिए कहना। तो देखिए कोई भी चीज रटाई नहीं जा सकती है, बच्चों को केवल उदाहरणों को हल करने के लिए प्रेरित करना, केवल उदाहरण नहीं हो सकते हैं। और सी है यहाँ पर बच्चों को समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करने के लिए प्रेरित करना, ये यहाँ पर ठीक लग रहा है। और डी है बच्चों को समाधान के लिए तैयार उत्तर देना। तो तैयार उत्तर नहीं दे सकते, यहाँ पर सी विकल्प हमारे लिए बिल्कुल सही है, जहां पर बच्चों को समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करने के लिए प्रेरित करना। अब देखिए जब हम बच्चों को छोटे छोटे हिस्सों में समस्याओं को विभाजित करने और उनको फिर समाधान उनका करना, उनको सुलझाना, इसके लिए बच्चों को यहाँ पर हम प्रेरित कर सकते हैं। चलिए, जिससे कि बच्चे समस्या समाधान की जो क्षमता होगी बच्चों के अंदर वो विकसित होगी, वो मजबूत होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गणित में प्राथमिकता क्रम का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि अधिक समय लिया जा सके। नहीं, ये सही नहीं है। ताकि सही गणना की जा सके और ताकि छात्र समस्याओं को जल्दी हल कर सके, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहां पर बात की जाती है प्राथमिकता के क्रम की, ताकि सही गणना की जा सके। जैसे हम बात करें यहाँ पर बॉडमॉस के नियम की, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं केवल ये, तो जो हमारा बॉडमॉस का नियम होता है उसमें यदि हम देखें तो भाई पहले ब्रैकेट है, उसके बाद में ऑफ है, और फिर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है ना। और इस प्रकार से यदि हम एक सिस्टमेटिक क्रम में जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी गणना सही होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो प्राथमिकता का क्रम होता है वो अपनाया जाता है ताकि हमारी गणना सही हो। अब एक साथ जब हमारे पास कोई सवाल है जिसमें हमें प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, डिवाइड भी करना है ना, और बहुत सारी चीजें एक साथ जब दे दी जाती हैं, अब यदि हम उनको एक सही क्रम में नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर वहां पर गलत हो सकता है। तो ये चीजें हमें दिखाती हैं कि हमें गणना सही हो, इसलिए हमें प्राथमिकता का क्रम अपनाना पड़ेगा। आगे देखिए, गणित में शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को गणितीय सिद्धांतों को सरलता से समझाना है,
बच्चों को केवल गणितीय विचारों को बढ़ाना है, या बच्चों को गणितीय कौशल और समझ को मजबूती से विकसित करना है, या बच्चों को गणितीय गतिविधियों में उलझाना है। तो देखिए यहां पर बात की जा रही है गणित में शिक्षा के उद्देश्य की। तो यहां पर शिक्षा का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? अब गणित में गणित की शिक्षा की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से सिद्धांतों को सरलता से समझाना, गणितीय विचारों को बढ़ाना और गणितीय कौशल और समझ को मजबूती से विकसित करना। देखिए सबसे स्ट्रांग यहाँ पर ये भी चीज हो सकती है, ये भी हो सकती है, परंतु सबसे ज्यादा जो मजबूत हमारा विकल्प यहाँ पर है वो है विकल्प सी, जहां पर कौशल और समझ को मजबूती से विकसित करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो निश्चित रूप से विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं, गणित में खेल आधारित शिक्षण से बच्चों को क्या लाभ होता है? यह बच्चों को आनंद देता है, यह बच्चों के लिए गणित को सुलभ बनाएगा, यह बच्चों को गणितीय सोच को बढ़ावा देता है, डी है उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर खेल आधारित शिक्षा जो होती है, बच्चों को उसमें मजा भी आता है, आनंद भी मिलेगा और गणित को सरल भी बनाएगा, सुलभ भी बनाएगा, ये भी सही है, और गणितीय सोच को बढ़ावा भी देगा। तो यहाँ पर डी विकल्प के साथ हम जा सकते हैं, जिसमें उपरोक्त सभी हमारा उत्तर हो जाता है यहाँ पर खेल आधारित शिक्षण में। चलिए आगे बढ़ते हैं, गणित में रचनात्मक सोच को कैसे विकसित किया जा सकता है या इसका विकास कैसे किया जा सकता है, रचनात्मक सोच का विकास कैसे किया जा सकता है? तो यहां पर है बच्चों को नई समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। देखिए प्रेरित करना बहुत ही अच्छा विकल्प यहां पर है, क्योंकि नई समस्याओं का जब समाधान खोजने के लिए बच्चे प्रेरित होंगे तो कहीं ना कहीं रचनात्मक सोच उनके अंदर विकसित होगी। जब वो एक समस्या का समाधान खोज लेंगे तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है कि हम ये कर सकते हैं, समस्या को हम सुलझा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो और भी प्रेरित होंगे और इस प्रकार से समस्याओं को हल करने, उनको सुलझाने की क्षमताएं उनके अंदर विकसित होंगी। और बी है यहाँ पर बच्चों को पुराने समस्याओं के समाधान से समझाना, बच्चों को सीमित गणितीय समस्या देना या बच्चों को समाधान के लिए केवल एक तरीका दिखाना। तो हम पहले विकल्प के साथ यहाँ पर जाएंगे, बच्चों को नई समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। आगे देखिए, गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब बात फिर से वही मूल्यांकन के उद्देश्य की हो रही है। तो यहाँ पर है छात्रों की शुद्धता को परखना, छात्रों के ज्ञान और समझ का आकलन करना, छात्रों को केवल अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को गणित से डराना। तो यहाँ पर हम जाएंगे विकल्प बी के साथ में, जहां पर ज्ञान और समझ का आकलन जो है वो करने की बात यहाँ पर की रही है और यही हमारे मूल्यांकन का यहाँ पर उद्देश्य होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। गणित में अवलोकन का क्या उद्देश्य है? अब देखिए अवलोकन का क्या उद्देश्य यहाँ पर हो सकता है, बच्चों को गणितीय उदाहरणों की गहराई से समझ देना, बच्चों को गणित के उदाहरणों को हल करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को सरल गणनाओं का अभ्यास कराना या बच्चों को गणित में रुचि बनाने के लिए यहाँ पर प्रेरित करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गणित में अवलोकन का जो उद्देश्य होगा वो होगा बच्चों को गणितीय अवधारणाओं की गहराई से समझ देना। अब देखिए अवलोकन जो होता है, इस विधि में बच्चे क्या करते हैं, गणितीय अवधारणाओं को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं या समझने में उनको मदद मिलती है अवलोकन में, क्योंकि यहां पर जब वो किसी समस्या को ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी गणितीय सोच जो होती है वो विकसित होती है, वो मजबूत होती है। तो यहां पर वो गहराई से समझ देना इसका उद्देश्य यहां पर रहेगा। आगे देखिए, गणित में अवधारणात्मक विकास के लिए किस प्रकार की गतिविधि की जा सकती है? तो यहां पर बात हो रही है अवधारणात्मक विकास के लिए। जी हाँ, अवधारणात्मक विकास के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, बच्चों को केवल कागज कलम से काम करने के लिए प्रेरित करना। देखिए केवल शब्द जहां आ जाता है तो वहीं पर सीधी सीधी चीज कट हो जाती है, केवल पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। और भी है बच्चों को गणितीय समस्याओं के समाधान खोजने के लिए उनके आसपास की दुनिया से जोड़ना। देखिए हमने पहला एक प्रश्न भी देखा था, वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़ना, ये काफी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो यहां पर बी विकल्प बिल्कुल एकदम सही होगा इस चीज के लिए। अब सी को और समझ लेते हैं, बच्चों केवल, तो केवल से हमारी चीजें यहां पर कट हो जाती हैं,
प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों में केवल भाग लेने के लिए प्रेरित करना। तो सिर्फ प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि से भाग लेने से यहां पर अवधारणात्मक विकास नहीं हो सकता है। और बच्चों को केवल तथ्यों को याद करने के लिए, तो देखिए यहां पर सीधे सीधे उत्तर को यदि समझा जाए तो यहां पर एक ही उत्तर है जो स्पष्ट बात यहां पर कर रहा है। आगे देखिए, गणित शिक्षण में रचनात्मकता का क्या महत्व है। तो यहां पर रचनात्मकता के महत्व की बात की जाए तो बच्चों को सिर्फ सही उत्तर देने के लिए कहना। अब देखिए, अभी हमने देखा था केवल, यहां पर आ रहा बच्चों को सिर्फ सही उत्तर देने के लिए कहना। तो सिर्फ सही उत्तर देने से रचनात्मकता नहीं समझ आएगी। बच्चों की विचारशीलता और समस्या सुलझाने के नए तरीके, रचनात्मकता नए तरीके को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। बच्चों को केवल समस्याओं का समाधान सिखाना है, गलत। बच्चों को केवल रटने के लिए कहना, रटना तो लागू होगा ही नहीं। तो यहां पर देखिए, एक ही विकल्प जो होए बी वाला, वो बिल्कुल यहां पर हमारे लिए परफेक्ट है, जहां पर हम विचारशीलता और समस्या सुलझाने के नए तरीके अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो वहां पर बच्चे में रचनात्मकता हमें देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणितीय शब्दावली को बच्चों के लिए सरल और स्पष्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो बच्चों को केवल देखिए, बहुत सारे उत्तर आपको वैसे ही निकल के आ जाते हैं आपके सामने। बच्चे को केवल कठिन गणितीय शब्दों से परिचित कराना। देखिए, गणितीय शब्दावली को बच्चों के लिए सरल और स्पष्ट बनाने की बात हम इस प्रश्न में कर रहे हैं, और वो कब हो सकती है, तो केवल से नहीं हो सकती है। तो यहां पर ये तो गलत हुआ। बच्चों को गणितीय शब्दावली के वास्तविक जीवन उदाहरण देना या बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़ना, ये यहां पर बिल्कुल फिट बैठता है। और सी को समझिए, बच्चों को केवल पुस्तक, केवल शब्द नहीं होगा, बच्चों को गणितीय शब्दावली रटना नहीं होगा। तो यहां पर बी विकल्प एकदम सही होगा, जहां पर हम बात करेंगे गणितीय शब्दावली के वास्तविक जीवन उदाहरण देना। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, गणित शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व होगा। अब यहां पर बात की जा रही है इस प्रश्न में प्रेरणा की। तो देखिए, बच्चों को केवल अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, देखिए बहुत सरल सा विकल्प कट हो गया। बच्चों को डराना, गलत। बच्चों को गणित की समस्याओं को हल करने के लिए उत्साहित करना, सही। प्रेरित करना, उत्साहित करना, ऐसे ही हमारे उत्तर होंगे। बच्चों को केवल पुराने तरीके से सिखाना, गलत। तो यहां पर सी विकल्प हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, गणित में संवाद क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए, संवाद हर जगह महत्वपूर्ण होता है, संवाद के अपने फायदे होते हैं। तो यहां पर गणित में संवाद का क्यों महत्वपूर्ण होगा, तो समझते हैं। बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए और किसी को नहीं बताने के लिए कहना। देखिए, ये थोड़ा सा नेगेटिव बात यहां पर हो रही है, तो इसलिए हमारा उत्तर ये कट हो जाता है। बच्चों को गणितीय अवधारणाओं पर चर्चा करने और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देना। अब देखिए, जब विचारों को साझा करेंगे, उनका अवसर देंगे, तो संवाद यहां पर महत्वपूर्ण बन जाता है। बच्चों को केवल सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करना, गलत। रटना, गलत। तो यहां पर एक विकल्प बी बिल्कुल सही बात कर रहा है, और वही हमारा उत्तर होगा। गणित में त्रुटि सुधार का क्या महत्व है। अब बात करते हैं यहां पर त्रुटि सुधार की। त्रुटि अपने आप में सीखने के दौरान स्वाभाविक रूप से होती है, और उसको यदि आगे लागू ना किया जाए, उससे सीख लिया जाए, तो त्रुटि भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे देखिए, केवल बच्चों को गणित सिद्धांत रटना, गलत। रटने की बात जहां आ जाती है, सीधा कट। बच्चों को उनके द्वारा की गई गलतियों से सीखने का अवसर, गलतियों से सीखना मतलब हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को केवल सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ये त्रुटि सुधार का महत्व नहीं है, बल्कि त्रुटियों से सीखना, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा।
बच्चों को हर बार सही उत्तर देने का दबाव डालना, गलत, दबाव नहीं डाला जा सकता। बच्चों को उनके द्वारा की गई गलतियों से सीखने के सही अवसर देना, यही हमारा इसमें उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। गणित में व्यक्तिगत अध्ययन का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, व्यक्तिगत अध्ययन का उद्देश्य यहां पर क्या होगा? बच्चों को स्वयं अपने बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना, यहां पर बच्चों को टीम वर्क का अभ्यास कराना, इसी के साथ में बच्चों को व्यक्तिगत रूप से समस्याओं का हल खोजने के लिए प्रेरित करना, और बच्चों को केवल निर्देशों का पालन करने के लिए कहना। तो देखिए, केवल निर्देश नहीं पालने के लिए कह सकते हैं, उनका पालन करने के लिए नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से, जब व्यक्तिगत अध्ययन की बात हो रही है तो व्यक्तिगत रूप से समस्याओं का हल खोजने के लिए प्रेरित करना। जी हां, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। आगे देखिए, गणित में प्रयोगात्मक सीखना के क्या लाभ होते हैं? बच्चों को केवल गणित की समस्याएं हल करने का अवसर यहां पर मिलता है। बच्चों को केवल विचारशीलता की आवश्यकता होती है। बच्चों को वास्तविक जीवन में गणित के अनुप्रयोगों को समझने का अवसर मिलता है। और डी है, बच्चों को केवल व्याख्याएं सुनने का अवसर मिलता है। तो यहां पर प्रयोगात्मक रूप से सीखने की बात हो रही है और इसके लाभ की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो प्रयोगात्मक मतलब वही प्रैक्टिकल रूप से सीखना। तो ये बच्चों के वास्तविक जीवन में गणित के अनुप्रयोग को समझने का अवसर इन चीजों से मिलता है। तो यहां पर सी विकल्प हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। बी में आप देखिए, केवल विचारशीलता की आवश्यकता, गलत है। केवल अंक गणित की समस्याएं हल करने का अवसर मिलेगा, गलत है। बच्चों को केवल व्याख्यान सुनने का, गलत है। तो एक ही विकल्प यहां पर हमारे सामने बचता है, वो है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में गणितीय कौशल बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? तो यहां पर बात की जाए, बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तकों से सवाल हल करने के लिए प्रेरित करना। और बी है, बच्चों को कठोर अभ्यास के लिए प्रेरित करना। कठोर अभ्यास के लिए प्रेरित करना गलत हो जाता है। और बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ना, बच्चों को केवल सुनने की आदत डालना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ना, यही हमारे लिए इसमें उत्तर बन जाता है। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। केवल पाठ्य पुस्तक से, गलत होगा। कठोर अभ्यास, ये भी हमारे लिए गलत होगा। सुनने की आदत डालना, ये भी गलत होगा। केवल सुनने की आदत मतलब केवल सुनते रहो, ये तो हो नहीं सकता। गणित में पारंपरिक शिक्षण के से क्या लाभ हैं? तो देखिए, पारंपरिक शिक्षण, बच्चों को एकल दृष्टिकोण सीखने का अवसर मिलेगा, या फिर बच्चों को केवल किताबों के माध्यम से गणित समझ में आता है। देखिए, ये तो सरासर गलत है। केवल किताबों के माध्यम से यहां पर गणित समझ में आता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चों को केवल संवाद, गलत। बच्चों को कठिन अवधारणाएं सरल तरीके से समझने का अवसर मिलता है। जी हां, पारंपरिक शिक्षण से जो लाभ होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आगे अगला प्रश्न है, गणित में स्वनिर्देशित अध्ययन के क्या उद्देश्य हैं? तो यहां पर है, बच्चों को केवल समूह कार्य करने के लिए प्रेरित करना, सरासर गलत हुआ। इसी के साथ बच्चों को एक निश्चित दिशा में ही अध्ययन करने के लिए कहना, फिक्स नहीं होगा। तो यहां पर यह भी हमारे लिए गलत है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित, ये बिल्कुल सही है। बच्चों को केवल शिक्षक के निर्देश का पालन करना, गलत होगा। तो सी विकल्प यहां पर बन जाएगा उत्तर, जहां पर बच्चे जो हैं वो स्वतंत्र रूप से, आत्मनिर्भर रूप से समस्याओं का हल ढूंढ पाए, खोज पाए, इसके लिए बच्चों को प्रेरित करना। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को गणित में समीकरण की अवधारणा सिखाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? तो यहां पर केवल दृश्य सहायता का उपयोग करना, केवल शब्दों का उपयोग करना, वास्तविक जीवन की समस्या जोड़ना, केवल अभ्यास के माध्यम। तीन चीजें यहां पर केवल शब्द का उपयोग कर रही है, तीनों कट, और एक यहां पर सीधी बात कर रही है, जहां पर वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात इसमें हो रही है। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न नंबर 26 के लिए, ऑप्शन सी। आगे देखिए, गणित में खेल आधारित शिक्षण से बच्चों को क्या लाभ मिलता है? ये हम देख चुके थे, पर वहां पर विकल्प कुछ और थे, यहां पर विकल्प कुछ और हैं। प्रश्न वही है,
पर थोड़ा सा प्रश्न को बदला गया है, विकल्पों के साथ में परिवर्तित किया गया है। तो चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। खेल आधारित शिक्षण, बच्चे को आनंद आएगा, ये हमने वहां पर देखा था। बच्चे की सोच को सीमित करना, गलत। बच्चे को गणित से बचने के लिए प्रेरित, गलत। बच्चे को रुचि और सोच को प्रोत्साहित करना, सही। केवल किताब तक सीमित, गलत। तो यहां पर हम कह सकते हैं विकल्प सी, जहां पर बच्चे की रुचि उसको सोच को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है, और यही बन जाता है हमारा यहां पर उत्तर। क्योंकि जब बच्चे को रुचि के अनुसार उसको खेल शिक्षण करवाया जाएगा तो निश्चित रूप से बच्चे को मजा आएगा और वह सीखने के लिए प्रेरित भी होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों को गणित की समझ बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? डराना, गलत। केवल कठिन अभ्यास, गलत। बच्चों को गणित के असल जीवन के उदाहरण देना, सही। और केवल समस्याओं के समाधान दिखाना, गलत। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो सी विकल्प है वो एकदम परफेक्ट है। यहां पर असल जीवन के उदाहरण, वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना, इसकी बात हम कई बार कर चुके हैं। चलिए, बच्चों में गणितीय सोच को कैसे विकसित किया जा सकता है यहां पर। तो देखिए, गणितीय सोच जब विकसित होती है और गणित का बच्चा जो होता है वो किसी समस्या का हल ढूंढने में बहुत ही उत्साहित रहता है, बहुत ही प्रेरित रहता है, उसके अंदर बहुत अच्छा आत्मविश्वास रहता है गणित के विद्यार्थी में। परंतु यदि वो गणित उसका मजबूत है तो, है ना, तो वहां पर हम ऐसे बच्चों को देख सकते हैं उसकी सोच, गणितीय सोच जो होती है वो बहुत ही मजबूत होती है किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए। तो देखिए, बच्चों को केवल गणना करने के लिए प्रेरित करना, तो केवल शब्द आ गया, मतलब कि सरासर गलत बात हो रही है। और बच्चों को समस्याओं का हल खुद ढूंढने के लिए प्रेरित करना, आपकी समस्या है, आप उसका हल स्वयं ढूंढें, तो बिल्कुल सही बात यहां पर है। और सी को समझते हैं, बच्चों को समस्याओं के समाधान के लिए तैयार जवाब नहीं। बच्चों को केवल उत्तर याद, गलत। केवल उत्तर याद नहीं करने से काम चलेगा नहीं। तो यहां पर ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही, जहां पर बच्चे खुद उस समस्याओं का हल यहां पर ढूंढ पाए। और जब इस प्रकार से हम उनको प्रेरित करते हैं बच्चों को, तो निश्चित रूप से बच्चे की जो सोच होती है वो एक तार्किक सोच बच्चे में विकसित होती है, और उसके अंदर जो समस्या सुलझाने की क्षमता होगी, अपने विचारों को व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होगी वो उसके अंदर विकसित होगी। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं, गणित में मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? तो यहां पर गणित में मूल्यांकन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात की जाए तो यहां पर है बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित करना। देखिए, अच्छे अंक से काम नहीं चलता है, बच्चे की गणितीय अवधारणाओं का आकलन करना। मूल्यांकन आकलन से संबंधित होगा, तो उसने गणितीय अवधारणा कितनी सीखी है, कितनी उसकी समझ है, उन सब का आकलन करना। बच्चों की गणितीय समस्याओं से डराने की बात होगी नहीं, क्योंकि ये सरासर गलत है। बच्चों को केवल सही उत्तर से काम चलेगा नहीं, ये भी गलत हुआ। तो यहां पर बच्चों की गणितीय अवधारणाओं का आकलन करना, ये यहां पर मूल्यांकन का उद्देश्य होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न पर। गणित में अवलोकन के माध्यम से बच्चों को क्या लाभ होता है? तो यहां पर बात की जाए अवलोकन के माध्यम से बच्चों को क्या लाभ होगा। बच्चों को विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर मिलता है, या फिर बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को अच्छे से समझने का मौका मिलता है, बच्चों को केवल गणना करने का अभ्यास मिलता है, और बच्चों को केवल कठिन समस्याओं से जूझने का अवसर मिलता है। तो यहां पर बात की जाए, इसमें बच्चों को विचारों को स्वतंत्र रूप से अवसर करने का मिलता है, और बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को अच्छे से समझने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। अब देखिए, अवलोकन के माध्यम से बात हो रही है, तो अवलोकन से हम पहले भी इस प्रश्न पर बात कर चुके हैं। जहां पर बच्चे अवलोकन करते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं, तो निश्चित रूप से अवधारणाओं को जब ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं, उसको गहराई के साथ जानने का प्रयास करते हैं, तो वो अवधारणाओं को अच्छे से समझ पाते हैं और अच्छे से समझने का मौका उनको मिलता है। गणित में खेल के महत्व के ऊपर हम 2-3 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से खेल जो होता है वो क्या करता है, बच्चे को यहां पर सोचने और समस्याओं को हल करने का अवसर बच्चे को मिलता है। खेलों के माध्यम से, खेलों के शिक्षण से
बच्चे को सोचने और समस्याओं को हल करने का अवसर मिलता है। अब देखिए, पहला तो केवल खेलने का मौका देगा, ये भी गलत। खेल केवल शारीरिक रूप से सक्रिय करता है, गलत। केवल पुस्तक के बाहर, तीनों विकल्प यहाँ पर सीधे सीधे कट हो रहे हैं। बच्चों को गणितीय सिद्धांतों को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, अब यहाँ पर बात की जा रही है सिद्धांतों को कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो इसके ऊपर भी हम कई सारे प्रश्नों की बात कर चुके हैं, जिसमें हमारा एक विकल्प यहाँ पर बात करेगा व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से, जो हम अपने व्यवहार में अपनाते हैं, हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हों, ऐसी चीजों को माध्यम से गणितीय सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा यहां पर मैं सीधे सीधे कट कर रहा हूं, क्योंकि इनमें सिर्फ केवल चीजों का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए, गणित में अंतर प्रारूप क्या है कि गणित के किसी भी सिद्धांत का आकार, गणितीय समस्याओं को हल करने का तरीका, एक ही गणितीय अवधारणा का विभिन्न रूपों में प्रतिनिधित्व, या फिर केवल गणितीय सिद्धांतों का व्याख्यान। तो देखिए, एक ही अवधारणा का विभिन्न रूपों में प्रतिनिधित्व, जी हां, यहां पर बात हो रही है विकल्प सी की। अंतर प्रारूप का यहां पर मतलब होगा कि जब कोई भी अवधारणा है उसको विभिन्न तरीकों से या विभिन्न रूपों में उसको जब प्रस्तुत किया जाता है, तो यहां पर बच्चों को विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। तो विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, गणितीय समस्याओं को हल करने में बच्चों को मदद देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यहां पर क्या है? केवल उत्तर देना गलत होगा। बच्चों को समस्या का हल स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना सही है। कड़ी मेहनत करने के लिए कहना, केवल उदाहरण, गलत। विकल्प बी यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न होता है गणित में मूल्यांकन के उद्देश्य। तो यहां पर इसके ऊपर भी हम 2-3 प्रश्न देख चुके हैं। यहां पर अंक बढ़ाना केवल ये लागू नहीं होगा, डराने की बात नहीं होगा, कठिन सवाल में उलझाना, बच्चों की समझ का सही आकलन, यहां पर हमारा उत्तर। गणित में नवीनतम शिक्षण विधियां क्यों महत्वपूर्ण है? ये अभी तक हमारे जो प्रश्न है उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात हम करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। बच्चों को पुराने तरीके से ही शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। देखिए, जब पुराने तरीके से शिक्षा प्राप्त होती तो नवीन शिक्षण पद्धतियां क्यों बनाई गई? तो ये तो सीधे सीधे यहां पर गलत होगा। अब इसमें बात की जाए अगले विकल्प की, तो अगला विकल्प है बच्चों को नवीन तरीकों से शिक्षा देने की से उनकी सोच विकसित होती है। अब देखिए, यह केवल शिक्षा को कठिन बनाएगी, गलत है। ये बच्चों को सिर्फ परीक्षा की तैयारी करती है। यदि बात की जाए यहाँ पर नवीनतम शिक्षण विधियों की, तो नवीनतम शिक्षण विधियां होती है जो बच्चों को नए तरीके से, नए रोमांचक तरीके से गणितीय अवधारणाओं को समझने में मदद देती है, और साथ ही साथ इससे बच्चों की सोच जो होती है वो विकसित होती है, वो विस्तारित होती है, और इसके माध्यम से बच्चे न केवल गणित के सिद्धांतों को समझते हैं बल्कि उनके उपयोग भी करते हैं। तो यहां पर बी विकल्प हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है गणित में आलोचनात्मक सोच को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? तो यहां पर बच्चों को बिना सोचे सीधे समाधान, गलत। बच्चों को विचार करने के लिए समय देना और समाधान के विभिन्न तरीके सुझाना, विचार करने के लिए समय देना और तरीके सुझाना, यह भी ठीक है। बच्चों को केवल शाब्दिक व्याख्या से समझाना, यह गलत हो गया, और केवल गणितीय समस्या में उलझाना। 1-2 विकल्प तो हमारे ऐसे ही रहते हैं। तो यहां पर जब आप विकल्पों को ध्यान से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्तर जो है वो सामने आपके निकल करके आ जाता है। तो यहां पर बी विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गणित में प्रगति को मापने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल, तो गलत। बच्चों की गणितीय समझ और समस्या सुलझाने की क्षमता का मूल्यांकन, ठीक है। बच्चों को अधिक कठिन सवालों में उलझाना, गलत है। बच्चों को हर विषय में समान अंक देना, यह भी गलत हुआ। तो यहां पर बच्चों की गणितीय समझ और समस्या सुलझाने की क्षमता का मूल्यांकन। अब हम लेते हैं आगे प्रश्न को, गणित शिक्षण में विजुअलाइजेशन का क्या महत्व होगा? तो यहां पर सिर्फ कागज पर गणना करने के लिए, समझ गए आप, विकल्प गलत होगा। बच्चों को कठिन गणितीय सिद्धांतों को आसान तरीके से समझाना, ये ठीक है। बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तक नहीं, बच्चों को रटने के लिए, गलत। तो यहां पर एक ही विकल्प बचता है, गणित
बच्चों को कठिन गणितीय सिद्धांतों को आसान तरीके से समझाना। अब देखिए, विजुअलाइजेशन का मतलब यहां पर होता है दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना। तो निश्चित रूप से जब हम बच्चे को गणितीय अवधारणा जब कोई सिखा रहे हैं, उसमें हम जो तरह तरह के चार्ट हैं, मॉडल हैं, इन चीजों का उपयोग करते हैं, मानचित्रों का उपयोग करते हैं, तो ये चीजें बच्चों के मस्तिष्क पर एक चित्र के रूप में अंकित हो जाती है। तो निश्चित रूप से बच्चा जो होता है इन चीजों को लंबे समय तक याद रखता है। उसे जब समस्या को हल करता है तो उसका मानसिक चित्रण उसके मस्तिष्क पर हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आता है, गणित शिक्षा में समूह कार्य के क्या लाभ हैं? तो समूह कार्य के ऊपर हम एक और प्रश्न पर बात कर चुके थे। देखिए, समूह टीम वर्क जो होता है तो केवल गलत हो गया। बच्चों को एक दूसरे के साथ विचारों को साझा करने, सहयोग करने का अवसर, बिल्कुल सही है। केवल व्याख्यानों पर, केवल समस्याओं पर, तो सीधा उत्तर यहां पर हो जाएगा विकल्प बी। ज्यादा समय हम इसके उत्तर पर नहीं लेंगे क्योंकि इसके ऊपर पहले भी बात की जा चुकी है। अब देखिए, बच्चों में गणितीय आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है, तो इसके ऊपर हमने बात की थी कि जो बच्चा गणित में मजबूत होता है, ज्यादा अच्छा जिसका गणित होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसकी सोच गणितीय होती है और वो किसी समस्या को सुलझाना बहुत अच्छे से जानता है। उस ऐसा उसके अंदर आत्मविश्वास, ऐसा कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है। तो ये कैसे बढ़ाया जा सके? बच्चे को हर समय गलतियों के लिए सजा देना गलत हो जाएगा। बच्चों को खुद से गणितीय समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रेरित करना, यह बिल्कुल सही है। और बच्चों को केवल सही उत्तर, ये गलत है जिसमें केवल सही उत्तर की बात हो रही है। बच्चों को गणित से बचने के लिए कहना, तो बचेंगे तो आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा? हो ही नहीं सकता। तो यहां पर बी विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करें, बच्चों में गणितीय सोच को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? तो बच्चों को केवल समाधान के लिए प्रेरित करना, बच्चों को निष्कलंक तरीके से गणित समझाने के लिए कहना, या बच्चों को सवालों को विभिन्न रूपों से परिचित कराना, या बच्चों को सिर्फ एक निश्चित तरीका सिखाना। तो देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं कि जब हम बच्चे को सवालों के विभिन्न रूप से परिचित कराते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे की जो गणितीय सोच है उसको बढ़ावा मिलता है। केवल समाधान से नहीं होगा, बच्चे को विभिन्न रूपों से परिचित कराना जरूरी होगा। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। आगे देखिए, गणित में समीकरण की अवधारणा को बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता है? तो यहां पर बात की जाए, ऑप्शन ए केवल शब्द गलत हुआ। बच्चों को उदाहरण और चित्रों के माध्यम से बच्चों को रटने के लिए, यह भी गलत है। बच्चों को एक विशिष्ट तरीके से सिखाना, यह भी गलत है। बच्चों को उदाहरण और चित्रों के माध्यम से, तो हम जब समीकरण से जुड़े हुए दैनिक जीवन में आने वाले उदाहरण उसके सामने रखेंगे तो उनके माध्यम से हम समीकरण की अवधारणा बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे रेलगाड़ियां हैं, दूरी है, समय है, इनका जो प्रयोग है किस प्रकार से समीकरण में होता है, ऐसे हम वास्तविक जीवन के उदाहरण उसके सामने जोड़ सकते हैं। अब हम लेते हैं अगले प्रश्न को, गणित शिक्षण में प्रयोगात्मक विधियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? देखिए, प्रयोगात्मक के ऊपर, प्रैक्टिकल मेथड जो होती है उनके ऊपर बात की थी कि ये बच्चों के वास्तविक जीवन में गणित का उपयोग और अनुभव कराती हैं। सीधा उत्तर यहां पर मैंने टिक कर दिया है। बच्चों में गणितीय अवलोकन क्षमता को कैसे विकसित किया जा सकता है? अब देखिए, अवलोकन क्षमता बच्चे के अंदर हम कैसे विकसित कर सकते हैं? तो केवल उत्तर याद करना गलत होगा। अपने परिवेश से को ध्यान से देखने और उसका विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करना, यह सही है। केवल अभ्यास करना, सिर्फ अध्ययन करना, तो यहां पर बी विकल्प बिल्कुल एकदम सही होगा, जिसमें परिवेश को ध्यान से देखने, उसका विश्लेषण करने के लिए बच्चे को प्रेरित किया जा सकता है। आगे देखिए, गणित में समस्या समाधान के लिए बच्चों को कैसे तैयार किया जा सकता है? केवल उत्तर देना गलत होगा। सोचने और अपनी समस्या सुलझाने की प्रक्रिया को समझाने के लिए प्रेरित करना, यह सही है। रटना गलत हुआ। केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना गलत हुआ। तो ऑप्शन बी यहां पर एकदम सही होगा। आगे देखिए, गणित में अवलोकनात्मक सीखना क्या उद्देश्य है? तो यहां पर केवल रटना गलत हुआ। बच्चों को केवल शाब्दिक समस्याएं गलत।
बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरण से यह सही है, केवल अंक गणितीय समस्याएं गलत। तो यहां पर सी विकल्प हमारा उत्तर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों में गणितीय संवाद को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? केवल हल तैयार करना गलत। बच्चों को गणितीय समस्याओं पर विचार विमर्श करने और अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित बिल्कुल सही है। केवल सही उत्तर गलत है। केवल अध्ययन गलत है। यहां पर ऑप्शन बी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक जो है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो यदि आपको पसंद आया हो तो आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसका हम सम्मान करते हैं और इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।